हिंदी में जापानी भाषा सीखने के इस YouTube चैनल सरल जापानी पर मैं आपका दोस्त सुजॉय चटर्जी आप सबका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों। आज जापानी पाठ 53 जिसमें हम कांजी प्रतीक 71 से 75 तक सीखने जा रहे हैं और ये जो कांजी प्रतीक आप देख रहे हैं इनकी चर्चा आज हम करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमारा URL है youtube.com/सरल जापानी SARALJAPANI। सभी पाठ अब एक जगह पर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सीखें जापानी हिंदी में जापानी पाठमाला, इस प्लेलिस्ट पर जाएं इस YouTube चैनल पर और इस प्लेलिस्ट के नीचे आप सभी वीडियोस एक जगह पर एक के बाद एक देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जापानी पाठमाला का पाठ 53 कांजी प्रतीक 71 से 75 तक। यह है आज का पहला प्रतीक जिसका अर्थ है छोटा या थोड़ा। जिस तरह से हमने बड़े और विशाल का चिन्ह सीखा था वैसे ही यह है छोटा और थोड़ा। कुन्योमी रीडिंग में इसे कहते हैं चीसाई, को, ओ या साब का भी प्रयोग हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से जो एप्रोप्रिएट रीडिंग है उसका प्रयोग होगा। ओन्युमी में इसे कहेंगे शो। तो कुन्युमी में चीसाई और ओन्युमी में शो, ये दो प्रमुख रीडिंग्स इस चिन्ह के हैं। अब देखते हैं कि कुन्योमी में कुछ शब्द कैसे बनते हैं। चीसाई का अर्थ है छोटा, अल्प, नन्हा, मामूली, औसत से नीचे जैसे कि डिग्री, मात्रा आदि में, कम जैसे ध्वनि, नरम जैसे आवाज, महत्वहीन यानी इनसिग्निफिकेंट, क्षुद्र, तुच्छ, युवा, किशोर। तो इन सभी अर्थों को उजागर करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से और इसके आगे पीछे कुछ अतिरिक्त कांजी या हिरागाना के कैरेक्टर्स लगाकर। तो मूलतः ये जो चिन्ह है या छोटे या थोड़े या इनसिग्निफिकेंट चीजों को की तरफ इशारा करता है। एक शब्द है ची साई कोरो। ची साई कोरो जिसका अर्थ है बचपन में या जब कोई बच्चा था। अब देखते हैं कुछ शब्द ओन्योमी वाले। शो। शो यानी छोटी वस्तु, प्राथमिक विद्यालय या प्राइमरी स्कूल, छोटा एक ही नाम वाली दो चीजों, स्थानों आदि में से। निम्न, छोटा एक ही नाम वाले दो लोगों में से। यानी कि जब दो वस्तुएं होती हैं तो उनमें से जो छोटा है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए शो रीडिंग का प्रयोग किया जाता है। कोसामे। कोसामे यानी हल्की बारिश या बूंदाबांदी। आपको पता ही है कि ये आमे है, तो जब ये को के साथ मिलकर ये कोसामे बन जाता है तब हम इसे को आमे नहीं कहेंगे, कोसामे। हल्की बारिश या बूंदाबांदी, ड्रिजल जिसे हम कहते हैं, लाइट रेन। उसके बाद है बिशो। बिशो यानी कि सूक्ष्म या माइक्रोस्कोपिक, और यह है चूशो। चूशो यानी कि छोटा और मध्यम, दैट इज स्मॉल और मीडियम साइज। ये अपने आप में एक रेडिकल है और यह है इसका स्ट्रोक ऑर्डर। बहुत ही आसान सा प्रतीक है, आप देख ही सकते हैं। सबसे पहले ये बीच वाला लाइन इस तरह से, फिर ये दूसरा स्ट्रोक और ये तीसरा स्ट्रोक, इस तरह से तीन स्ट्रोक्स में ये सिंबल हम बना लेंगे। अब ये सिंबल आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है? तो देखिए इसकी क्या धारणा थी कि ये जो तीन छोटे छोटे बिंदु हैं ये रेत के तीन कण हैं जो किसी बहुत छोटी या महत्वहीन या तुच्छ वस्तु को दर्शा रहा है, और इसी को डेवलप करके ये कांजी प्रतीक बना दी गई कि ये रेत के तीन कण हैं जो बहुत ही छोटे हैं और इसलिए इसका अर्थ होगा छोटा या थोड़ा। आइए अब आज के दूसरे चिन्ह पर जाते हैं। ये चिन्ह है बांस का चिन्ह यानी बैम्बू। कुन्योमी में इसे कहेंगे ताके और ओन्योमी में इसकी रीडिंग होगी चिकू। कुन्योमी के कुछ शब्द
ताके यानी बांस, जिसे हम साइंटिफिक नेम जो इसका है बाम्बूसोडी, बाम्बूसोडी उपपरिवार की कोई भी घास। तीन स्तरीय रैंकिंग प्रणाली का मध्य रैंक। उसके बाद ताके उमा। उमा जैसे कि आपको पता है, उमा का अर्थ है घोड़ा, ये कांजी घोड़े की है। तो ताके उमा यानी कि बांस या लकड़ी का बना हुआ घोड़ा, जिसे हम हॉबी हॉर्स कहते हैं। यानी कि बच्चे जो खेलते हैं, जो लकड़ी के बने हुए या बांस के बने हुए जो खिलौने होते हैं, घोड़ा, खिलौना घोड़ा, उससे हॉबी हॉर्स कहते हैं, तो उससे हम ताके उमा कहेंगे। और ताके उमा का प्रयोग स्टील्स के लिए भी होता है। स्टील्स यानी कि जो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, जो चोर या लुटेरे होते थे, वो लंबे लंबे बांस पे चढ़ के आते थे, जिसे हम रणपा भी कहते हैं, तो उसी को स्टील्स कहते हैं। तो वो भी ताके उमा कहा जाता है, यानी कि वो घोड़े की तरह भागकर उसके ऊपर चढ़कर चल सकते हैं। तो ताके उमा दोनों अर्थ दे रहे हैं, स्टील्स के लिए भी और हॉबी हॉर्स के लिए भी। उसके बाद है फुए ताके। फुए ताके का अर्थ है बांस की बनी हुई बांसुरी। वायु और तार वाले वाद्य यंत्र बनाने के लिए जिस बांस का प्रयोग होता है उसे फुए उमा, सॉरी, फुए ताके कहा जाता है। उसके बाद है निगा ताके। देखिए, निगा ताके यानी कि ये एक विशेष प्रकार का बांस है, जिसे जापानी लकड़ी बांस कहते हैं, और इसकी जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है, और इसे साइमन बांस भी कहते हैं, साइमन बैम्बू। कुछ शब्द अब ओन्योमी रीडिंग्स वाले भी देख लिए जाएं। चिकुरिन। चिकुरिन का अर्थ है बांस का झुरमुट या बांस की झाड़। यहाँ भी है ताके उमा, स्टील्स और हॉबी हॉर्स। उसके बाद है बाकचिकु। बाकचिकु यानी कि पटाखे। और ये है हाचिकु। हाचिकु यानी टूटा हुआ बांस या ब्रोकन बैम्बू। अब ये कांजी भी मौलिक कांजी है, ये सेल्फ सस्टेन्ड रेडिकल है, तो इसमें कोई और कांजी नहीं है, ये एक रेडिकल है। अब इसके जो स्ट्रोक ऑर्डर है वो अब देख लिए जाएं। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पांचवा स्ट्रोक, छठा स्ट्रोक। तो ये मोरलेस रिपीटेशन है, बस ये जो आखिरी स्ट्रोक है इसको यहाँ से टेढ़ा कर दिया गया है, ताकि इन दोनों में कुछ फर्क रहे, अदरवाइज दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये आया कहाँ से। अब देखिए, ये जो पौराणिक चिन्ह है, एंशियंट जो स्क्रिप्ट है, उसमें आप देख सकते हैं दो बांस के डंठल आप देख सकते हैं, या बांस का जो पेड़ है उसे आप मान सकते हैं, ये जो डंडा है, और उसके ऊपर ये पत्ते भी हैं। तो ये बांस के पेड़ है बेसिकली। तो इसी से ये सिंबल फाइनलाइज किया गया कि ये बांस का सिंबल कहलाएगा। तो ये बांस की झाड़ को प्रतीत कर रहा है, ये दो बांस के पेड़ है बेसिकली। तो यहां से ये चिन्ह आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कांजी प्रतीक है, जिसे आप बार बार देखेंगे। आप जब जापानी सीखेंगे और आगे, आप बार बार इस चिन्ह का प्रयोग भाषा में देखेंगे, भाषा में पाएंगे, क्योंकि ये कई अर्थ इसके निकल सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी इसके जो मीनिंग्स हैं वो हैं आत्मा, मन, वायु, वातावरण या मूड, यानी कि मनोस्थिति, मनोदशा। कुंडली में इसकी रीडिंग है की। अब देखिए, ये जो की रीडिंग है, की रीडिंग पेड़ के लिए भी होता है। तो दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं, खास करके जो बिगिनर्स होते हैं जापानी जापानी भाषा के, वो कहते हैं कि जब हिरागाना काताकाना में सब कुछ लिखा जा सकता है तो कांजी की ज़रूरत क्या है, इतनी डिफिकल्ट है कांजी, कांजी की ज़रूरत क्या है, हिरागाना में ही तो लिख सकते हैं। तो अब आप ही बताइए, जो ये जो की है, ये कई जगह पे इसका प्रयोग होता है, पेड़ के लिए भी हो रहा है, इस चिन्ह के लिए भी हो रहा है, और भी कई जगहों पर की होता है। तो हम बार बार अगर हिरागाना में की लिखेंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए चित्रलिपि या कांजी बहुत ही बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बिना आप सही अर्थ नहीं भी आप निकाल पा सकते हैं। तो कुन्योमी में इसे कहेंगे की, ओन्योमी में भी की है, और इसके अलावा एक के भी है। तो हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में की और किस सिचुएशन में के का प्रयोग होगा। की यानी आत्मा,
मन, हृदय, प्रकृति, स्वभाव, इरादा, इच्छा, प्रेरणा, मनोदशा, भावनाएं, चेतना, देखभाल करना, ध्यान, विचार, चिंता, रुचि, वायु, वातावरण, परिवेश, सुगंध, स्वाद। देखा आपने कितने सारे अर्थ इस चिन्ह के प्रयोग से हम निकाल सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, परिप्रेक्ष्य के बेसिस पे कि कहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो एप्रोप्रिएट जो अर्थ है वो निकल आएगा। इस तरह से ये है कियाई। कियाई का अर्थ है लड़ने की भावना या प्रेरणा, प्रयास। चिल्लाना, किसी चीज से निपटने के लिए, सही मूड में आने के लिए आदि। तो इसका क्या अर्थ है, देखिए जैसे आपने टीवी धारावाहिक रामायण या महाभारत में देखा होगा कि जब युद्ध शुरू होता है तो आक्रमण, इस तरह से चिल्ला के अटैक किया जाता है। तो उस चिल्लाने को कियाई कहते हैं। जय जयकार या जयकार, हमलावर चाल चलते समय छोटी सी चिल्लाहट, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो उस चिल्लाने वाली आवाज को कियाई कहते हैं। उसके बाद है कोकोरोई की। कोकोरोई की, इसका अर्थ है आत्मा या दृढ़ संकल्प। उसके बाद है मिजुके, यानी कि जल सामग्री। मिजु पानी के लिए प्रयोग होता है, ये आपको पता ही है, ये पानी की कांजी है। तो देखिए पानी की कांजी और ये जो मन की कांजी है, इन दोनों को मिलाकर मिजुके बना है। यहाँ पे के का अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे की जगह पे के अप्लाई हो रहा है, मिजु की नहीं बल्कि मिजुके। तो जल सामग्री, नमी यानी कि ह्यूमिडिटी, रसदारता, जलवाष्प यानी वाटर वेपर, भाप, जलोदर, शौफ। तो ये सब अर्थ हम इस दोनों कांजियों के कॉम्बिनेशन से हम निकाल सकते हैं। अब कुछ ओन्योमी रीडिंग्स देखते हैं। के, संकेत, निशान, स्पर्श, अनुभूति, किसी तरह, किसी कारण से या प्रतीत होना। इसी तरह से यह है केहाई। आप पढ़ सकते हैं केहाई, ये काताकाना में लिखा हुआ है। केहाई संकेत, निशान, इशारा, अनुभूति, भावना या रुझान, जैसे कि बाजार का रुझान, यानी कि स्टॉक मार्केट से इसका संबंध है। इयाकी, इयाकी यानी कि नापसंदगी, घृणा, अनिच्छा या थकावट। रेडिकल जो है, ये इस रेडिकल से आया है। ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है यहां तक, ये रेडिकल है स्टीम या सांस के लिए, ब्रेथ, सांस के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वही रेडिकल इस चिन्ह में भी यूज हुआ है। अब क्यों हुआ है और इस अतिरिक्त चिन्ह का क्या अर्थ है, ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे, जब हम इस चिन्ह के उत्स और उद्भव के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको स्ट्रोक ऑर्डर बताए जाएं। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, इस तरह से पांचवा स्ट्रोक और छठा स्ट्रोक। इस तरह से 6 स्ट्रोकों में ये प्रतीक लिखी जाएगी। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से ये चिन्ह आया। तो देखिए ये जो ओरिजिनल चिन्ह है, इस तरह के 3 लाइंस हैं और जो थर्ड लाइन है उसको इस तरह से एक्सटेंड किया गया है। तो शुरुआत में ये सिर्फ 3 क्षैतिज स्ट्रोक थे जो आकाश की भावना को व्यक्त करते थे। संख्या 3 भी कुछ कुछ इस तरह से है, इसलिए 3 वाले संख्या से इसको अलग रूप देने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि कंफ्यूशन या भ्रम से बचने के लिए, जो तीसरा स्ट्रोक है इसे ऊपर से नीचे की ओर खींच दिया गया, इस तरह से। उसके बाद ये जो अतिरिक्त चिन्ह है, ये आपको शायद पता हो, ये चावल का चिन्ह है, जिसे जापानी में ये चावल या जो पैडी के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अब किसी भी शब्द में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फोनेटिक पार्ट जो ध्वन्यात्मक होता है, यानी कि उच्चारण जो डिसाइड करता है, और दूसरा अंग होता है अर्थपूर्ण यानी कि सिमेंटिक, जिससे अर्थ निकलता है। तो इस ये जो कांजी है, इसमें ये फोनेटिक वाला पार्ट है और ये जो है ये सिमेंटिक पार्ट है, चावल। उपहार के रूप में चावल देना। तो इस उपहार स्वरूप चावल देने के ऊपर बाद में इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से से वायु प्रवाह के अर्थ उधार लिए गए, और इस तरह से
ये आत्मा या मन या वातावरण की कांजी कहलाई गई। इसमें इसका अर्थ ये हुआ कि ये है वायु या आकाश, और उसके नीचे ये चावल। तो ये एक शुद्ध वातावरण, वायु, मन या जो एक शुद्ध आत्मा होती है, उसके भाव को दर्शा रहा है बेसिकली। तो ये सब कुछ बहुत ही पवित्र चीज है। इसी वजह से प्रोबेबली इन दो चिन्हों के कॉम्बिनेशन से आत्मा, मन, वायु, वातावरण और मूड को उजागर किया गया। और फाइनली आधुनिक युग में यही बन गया ये आधुनिक चिन्ह। इस तरह से ये ऊपर वाला पार्ट जो इसकी रेडिकल भी है, और नीचे जो राइस वाला जो था चावल, उसे ये से सिंप्लीफाई कर दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आज का चौथा कांजी प्रतीक, जो जिसका अर्थ है कि पहले, आगे या पिछला, भविष्य, वरीयता, कुछ भी हो सकता है। इसके प्रयोग से हम इसका कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। कुन्योमी में इसकी रीडिंग होगी साकी और माजू, और ओन्योमी में सेन। कुछ कुन्योमी के शब्द हैं साकी यानी बिंदु, सिरा यानी कि एंड, अंत नोजल, शीर्ष पंक्ति का, सामने पहला, पहले, आगे का, रास्ता आगे, परे, भविष्य, पिछला, पूर्ववर्ती, भूतपूर्व, हाल ही का, अंतिम, गंतव्य या पता। तो देखिए कितने सारे अर्थ दे रहे हैं। अब आप एक और देखिए कि इसमें भविष्य भी है, पिछला भी है, यानी कि इस चिन्ह से हम फ्यूचर भी व्यक्त कर सकते हैं और पास्ट भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि इसके साथ आगे पीछे और कौन से कांजी या हिरागाना के अक्षर लगे हुए हैं, उसके हिसाब से इसका अर्थ आएगा। इसलिए हम सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि ये चिन्ह जो है ये फ्यूचर को दिखा रहा है। ये पुराने पास्ट को भी दर्शा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। कोतेसाकी। कोतेसाकी का अर्थ है हाथ की नोक, या सस्ती चाल, या सतही चतुराई, या सस्ता। जैसे चीप हम कहते हैं, कुछ भी चीप, उसके लिए कोतोसाकी का प्रयोग किया जाता है। होकोसाकी। होकोसाकी यानी भाले की नोक, निशाना या लक्ष्य। यानी कि जो जो एंड होता है, जो स्वॉर्ड का जो एंड होता है, टिप होता है, उसे हम होकोसाकी कहते हैं। और इसी तरह से कोतेसाकी यानी कि हाथ की नोक। अब एक और शब्द है माजू। माजू यानी सबसे पहले या शुरू करना। ओन्योमी के कुछ शब्द देखते हैं। सेन यानी भूतपूर्व, पिछला, पुराना, पहला कदम या आरंभिक कदम, दैट इज पायनियरिंग स्टेप और इनिशियल स्टेप। उसके बाद है सेंकु। सेंक का अर्थ है अग्रदूत, अग्रणी, नेता, आगे चलने वाला, यानी कि पायनियर या लीडर। उसके बाद है किसेन। किसेन यानी पहले से ग्रहण करना या अनुमान करना, पूर्वानुमानित। पूर्वानुमानित जैसे हम कहते हैं, उसे ही किसेन कहते हैं। इसमें जो रेडिकल है वो टांगों का रेडिकल है। ये आपको पता होगा, ये जो रेडिकल है, ये जो चिन्ह है, ये जो पार्ट है, ये टांगों के लिए प्रयोग होता है। तो वहीं से ये आया है। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से इस चिन्ह का विकास हुआ, उद्भव हुआ। उससे पहले स्ट्रोक ऑर्डर देख लेते हैं। ये भी उसी तरह से पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पांचवा स्ट्रोक और ये छठा स्ट्रोक। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले बार भी कहा था कि एक पार्ट में हम जो कांजी लेकर आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनमें समानता हो। तो आज के जो 5 कांजी हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये हर एक में है। अब तक हमने जितने भी कांजी किए इस पार्ट में, ये वाला पोर्शन सभी में है। खैर, ये रहा, ये था स्ट्रोक ऑर्डर। और अब हम देखते हैं कि ये कांजी कहाँ से आया। देखिए, ये जो चिन्ह है, आपको क्या लग रहा है? ये एक मानव है, इसके 2 हाथ हैं, ये 2 टांग हैं। एक टांग देखिए आगे सामने बढ़ा हुआ है, और कमर पे इसके कुछ औजार या तलवार या कुछ हैं, जैसे कि ये कोई युद्ध कर रहा हो, किसी से फाइट कर रहा हो, किसी को किसी से बचा रहा हो। तो रक्षा करना खतरनाक रास्ते पर, या अनुरक्षण करना, टू प्रोटेक्ट और एस्कॉर्ट समवन,
नेतृत्व करना, पहले जाना या करना, रास्ता खोलना। तो ये सब जो अर्थ है वो इस चिन्ह से जरूर प्रतीत हो रहा है कि ये आगे बढ़ के किसी की रक्षा कर रहा है। तो आगे चलकर यही जो सिंबल है ये थोड़ा सा और आर्टिस्टिक बना। इस तरह से आप देख सकते हैं एक टांग जो है ये आगे इसका है और एक टांग पीछे है। ये सामने वाली टांग, ये पीछे वाली टांग, तो इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। और वहीं से ये आधुनिक कांजी आई कि आगे बढ़ना। इसलिए ये जो कांजी है इसका अर्थ है कि आगे, पहले, पिछला, भविष्य, वरीयता। है तो अलग अलग अर्थ, लेकिन जो मूल अर्थ है वो यही है कि कोई है जो सामने की तरफ कदम बढ़ाए हुए है, आगे निकल रहा है। तो वहीं से इस चिन्ह का इस चिन्ह को इस अर्थ के लिए फाइनलाइज कर लिया गया। और अब आज की अंतिम कांजी, बहुत ही पॉपुलर कहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आकाश या खाली जगह, वैक्यूम, शून्य, रिक्त, निर्वात के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कुन्योमी में कहते हैं सोरा, बहुत ही कॉमन शब्द है सोरा। आकू, आकी, आकेरु, कारा, सुकु, सुकासु, मुनाशी, ये अलग अलग बहुत सारे रीडिंग्स इसके बन सकते हैं। और इन रीडिंग्स में कुछ अतिरिक्त सिंबल्स, कैरेक्टर्स भी जुड़ेंगे। तो हम देखेंगे कि कितने शब्द अलग अलग बनेंगे। तो कई सारे शब्दों पर हम अब नज़र डालने जा रहे हैं। ओन्योमी में इसे कहते हैं कु। चलिए कुन्योमी के कुछ शब्द देखते हैं। सोरा यानी आकाश, हवा, स्वर्ग, मौसम, दूर स्थान, मन की स्थिति, भावना, स्मृति, हृदय द्वारा, झूठ, किसी तरह, अस्पष्ट रूप से, नकली। तो देखिए कितने सारे अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं परिप्रेक्ष्य या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। उसके बाद है हारेता सोरा। सोरा तो वही है आकाश। हारेता का क्या अर्थ है? साफ, यानी कि क्लियर स्काई। सोरेत हारेता सोरा यानी कि साफ आसमान या बादल रहित आसमान, क्लियर स्काई। जो सनी डे होता है उसे हम हरेता सोरा कह सकते हैं कि ये आसमान बहुत साफ है। हरेता यानी साफ, सोरा यानी आसमान। उसके बाद है अक्कू। अक्कू यानी कि खोलना, जैसे दरवाजे, व्यवसाय आदि। खाली होना, रिक्त होना, उपलब्ध होना, मुक्त होना, यानी कोई चीज़ को हम जब हम फ्री कर देते हैं, जैसे किसी ने कुछ ऑक्युपाई कर रखा हो, वो उससे रिलीज हो गया, उसने उसे सरेंडर कर दिया हो, तो वो उपलब्ध हो गया, इट्स अवेलेबल, तो उसे आकू कहते हैं। खुला हुआ होना, किसी की आंखें, मुंह आदि जब खुला हुआ होता है उसे भी आकू कहते हैं। समाप्त होना, छेद होना या अंतराल होना, यानी कि ब्रेक। आकी, आकी का अर्थ है स्थान, कमरा, अंतराल यानी ब्रेक, खालीपन, रिक्त स्थान, उद्घाटन, खाली सीट, खाली समय या अतिरिक्त समय। और भी बहुत से शब्द हैं जैसे कि आकेरू यानी कि खोलना, जैसे दरवाज़ा, पार्सल, पैकेज, ताला, यहाँ तक कि व्यवसाय भी, बिजनेस। खाली करना, हटाना, जगह बनाना, दूर होना, जैसे किसी का घर, छोड़ना अस्थायी रूप से, समाप्त करना किसी अवधि का, समय बनाना और छेद बनाना, छेद खोलना, इन सभी के लिए आकेरू का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है कारा। कारा यहाँ पे वो पार्टिकल कारा नहीं है, ये आसमान के लिए है, खालीपन के लिए, वैक्यूम के लिए है। खालीपन, बोझ से मुक्त, खाली हाथ, खारिज करना, बिल, वादा आदि। झूठा, अनुपस्थित, दिखावा, जैसे कि प्रसन्नता, साहस आदि का दिखावा करना। खोखला, जैसे कि प्रशंसा किसी की आप कर रहे हैं लेकिन आप दिल से नहीं कर रहे हैं, खोखला प्रशंसा, खोखली प्रशंसा कर रहे हैं। निष्ठाहीन, तो इन सब के लिए कारा का प्रयोग होता है, यानी कि कारा का प्रयोग यहाँ पे नेगेटिव सेंस में हो रहा है। तो और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काराते। काराते के बारे में हमने एक अलग वीडियो ही बनाया था, अपने एक्स्ट्रा शॉर्ट्स प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। काराते, तो देखिए कारा यानी कि खाली और ते यानी कि हाथ। तो खाली हाथ से जो जो युद्ध किया जाता है उसे कराटे कहते हैं। और दोस्तों यही है कराटे, जिसे हम कराटे कहते हैं, तो यही है कराटे। कराटे, खाली हाथ होना, हाथ में कुछ ना होना। तो खाली हाथ से जो फाइट हम करते हैं उसे कराटे कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ओन्योमी के शब्द। कू, खाली हवा, आकाश,
शून्यता, किसी भी घटना के भीतर अपरिवर्तनीय आंतरिक प्रकृति की कमी। खालीपन, निष्फलता, अर्थहीनता, शून्य 5 तत्वों में से एक, यानी कि जो वैक्यूम होता है। कुईकी, कुईकी का अर्थ है हवाई क्षेत्र या एयर स्पेस। र्योकू, र्योकू का अर्थ है टेरिटोरियल एयर स्पेस। और बोकू यानी कि वायु रक्षा या एयर डिफेंस। तो ये देखिए, ये जो तीनों हैं ये एयरफोर्स से रिलेटेड हैं। तो एयरफोर्स में इस चिन्ह का काफी प्रयोग आप देख पाएंगे जापान में, जापानी भाषा में। ये बहुत इम्पोर्टेंट और उल्लेखनीय ये एस्पेक्ट है कि जो एयर फोर्स है उसमें इस चिन्ह का बार बार प्रयोग देखा जा सकता है। इसकी जो रेडिकल है वो ये गुफा की रेडिकल है। जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये गुफा का रेडिकल है। तो अब हम आगे इस पे बात करेंगे। स्ट्रोक ऑर्डर देख लेते हैं। ये पहला स्ट्रोक, ये दूसरा स्ट्रोक, ये पहला स्ट्रोक, ये दूसरा स्ट्रोक, ये तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, पांचवा स्ट्रोक, छठा स्ट्रोक, सातवां स्ट्रोक और आठवां स्ट्रोक। 8 स्ट्रोकों में ये प्रतीक बन जाएगी। अब ये चिन्ह कहाँ से आया? तो ये गुफा की कांजी प्रतीक थी। गुफा का सिंबल था। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये गुफा था। संभवतः बाद के काल में गुफा के प्रतीक को खोखलापन दर्शाने के लिए विस्तारित किया गया, यानी कि एक्सटेंड किया गया, और जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक प्रतीक का निर्माण हुआ। तो अंदर कुछ डाला गया ताकि गुफा का जो चिन्ह है उससे थोड़ा सा अलग हो जाए। अदरवाइज एक ही प्रतीक से दो हम अलग अलग नहीं निकाल सकते अर्थ। तो गुफा के अंदर ये अतिरिक्त जो चिन्ह है उसे डालकर फाइनली ये चिन्ह आधुनिक काल में बना, जिससे शून्यता या रिक्त स्थान या खाली आकाश या वैक्यूम दर्शाया गया। तो दोस्तों आज बस इतना ही। 53वां पार्ट अब यहीं पे समाप्त हो रहा है, जिसमें हमने कांजी प्रतीक सीखे 71 से लेके 75 तक। अब अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। माता इमा शॉ।